ऑनलाइन। अच्छा जी, अब एवरेज रेट ऑफ चेंज बेसिकली आपके पास जो स्लोप होता है उसे ही एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं हम। अगर आपने इसको ग्राफिकली अगर समझना हो तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है, ये x1 और ये दूसरा पॉइंट x2, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x2। इसको बेसिकली आप y1 भी कह सकते हैं और इसको आप y2 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से एवरेज रेट ऑफ चेंज बनेगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और कुछ बुक्स में इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज को वो इस तरह से भी ले रहे हैं कि f ऑफ b बी सर। माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। यानी बेसिकली इसमें ये होता है कि दो पॉइंट्स कोई भी हों, आपने उनको फंक्शन को वहां पे सॉल्व करना है और नीचे उन्हीं से आपने डिवाइड कर देना। तो ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का कहने के फार्मूला है। अब इससे रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन जो है वो देखते हैं एज ए एग्जांपल के तौर पे। अगर हम देखें तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है, देखें। सपोज अ कंपनी टोटल कॉस्ट इन डॉलर्स टू प्रोड्यूस x यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ठीक है। टोटल कॉस्ट फंक्शन ये है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज आपने फाइंड करना है। जो फर्स्ट एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो 100 पे करना है। द फर्स्ट 100 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 100। और इसी तरह से पार्ट बी में कह रहा है सेकंड 100 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो दोनों रेट ऑफ चेंज को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये मैं अभी आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हम ये फंक्शन लिखेंगे जिसके लिए हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए। तो ये c ऑफ x इज इक्वल टू 0.01 x स्क्वायर 25x प्लस 1500। तो ये फंक्शन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। c of x is equal to 0.01 x square plus 25x plus 1500। ये 1500 ही है ना? हाँ जी 1500 है। हाँ जी, वो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज आपने फाइंड आउट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 100 तक। तो आपने क्या करना है, वन बाय वन आपने इसमें x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 100 इस फंक्शन में पुट करना है, इसमें c ऑफ x में। तो जब हम x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये c ऑफ 0 आएगा आपके पास। तो 0.01 0 स्क्वायर प्लस 25 ऑफ 0 प्लस 1500। आंसर क्या आया इसका? 1500। कोई कैलकुलेटर पकड़ ले एक आध स्टूडेंट, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो c ऑफ 100 है, यानी x इज इक्वल टू 100 पे। तो हम क्या करेंगे, c ऑफ 100 जहां जहां x है हम वहां पे 100 पुट कर देंगे। 0.01 ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1500। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप सर 4100 आ रहा है टोटल। अच्छा 4100 टोटल यही आ रहा है।
Yes sir. हाँ जी, यही आ रहा है कि कोई और किसी की कैलकुलेशन इससे ठीक है। Yes sir, 4100. अच्छा, अब एवरेज रेट ऑफ चेंज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि फंक्शन का डिफरेंस, ये देखें, ये लास्ट जो स्लाइड थी उसमें ये था कि ये देखें फंक्शन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय द जो पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस। अब ये आपके सामने है फंक्शन सी ऑफ 0 और सी ऑफ 100, यानी सी ऑफ 100 यानी आपने अपर माइनस लोअर करना होता है, तो करेंगे सी ऑफ 100 माइनस सी ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। अब सी ऑफ 100 आपके पास है 4100 ही है ना? Yes sir. माइनस 1500 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। और ये देखें आपका जो पॉइंट है बिल्कुल उसके नीचे 4100 के बिल्कुल नीचे 100 और 1500 के बिल्कुल नीचे 0, ठीक है। यानी ये आपका बेसिकली सी ऑफ 100 माइनस सी ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, ये चीज आ जाती है। अब आपने इसको फाइनली 26 आ रहा है सब्ट्रैक्ट करें, 26 आ रहा है टोटल। 26 आ रहा है सॉल्व करके। Yes sir. एवरेज रेट ऑफ चेंज आपने कैलकुलेट कर लिया विच इज 26। अब अभी इसका मीनिंग मैं अभी बाद में बता दूं। वैसे एवरेज रेट ऑफ चेंज का मीनिंग यही होता है, अगर ये कॉस्ट फंक्शन है, अगर ये कॉस्ट फंक्शन है तो ये बेसिकली कॉस्ट पर यूनिट है 26, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट किसके लिए? अगर आप 0 से लेके 100 यूनिट बनाएंगे, 0 से लेके अगर आप 100 यूनिट बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो आएगी वो 26 आएगी, ठीक है। ये उसके लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज है। आप 0 से लेके 100 यूनिट तक आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 26 आएगी पर यूनिट, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसमें बेसिकली क्या कह रहा है आपको। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि नेक्स्ट 100 यानी एक 100 तो हो गए ना, तो नेक्स्ट 100 के लिए आपने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट 100 अब करेंगे तो वो बन जाएगा 0 से 200, यानी ऐसे बनेगा, पहले 0 से 100 और फिर अगेन नेक्स्ट 100 के बाद नेक्स्ट 100 क्या बनेगा, फिर 200, ठीक हो गया। तो पहले हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट की थी 0 से 100 के लिए, अब हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है 100 से 200 के लिए। तो अब क्या करेंगे, 100 और 200 पुट करेंगे। तो C ऑफ 100 तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, C ऑफ 100 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज C ऑफ 100 क्या है, 4100। अब हमें सिर्फ C ऑफ 200 चाहिए, तो C ऑफ 200 अगेन हम उसी फंक्शन में पुट करेंगे 0.01 होल स्क्वायर प्लस 25 इंटू 200। सर 0.01 मल्टीप्लाई बाय 200 का स्क्वायर है। हाँ जी, एक मिनट जरा, आप सही कह रहे हैं। ये आएगा 0.01 इंटू 200 होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बताएं। 6700 सर 6700 6700 कि 6900? जरा
बता दें 67 आ रहा है, ठीक 67 है। आ रहा है। अच्छा, अब एवरेज रेट ऑफ चेंज की बारी है। एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें चाहिए अपर माइनस लोअर, यानी 200 माइनस सी ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 200। ये देखें, अब ये 200 और ये 100। अब सी ऑफ 200 आपके पास है 6700 माइनस 4100 डिवाइडेड बाय 100। और जिसका क्या आंसर आया फिर फाइनल? 26 ही आया। 26 ही आया। यस सर 26 ही है। अच्छा, अब देखें आपका आंसर जो है वो तकरीबन सेम है, यानी सेम है कि अगर आप 0 से 100 यूनिट प्रोड्यूस करें तो फिर भी आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 26 निकलती है। और इस तरह से अगर आप 100 से 200 यूनिट पे जाते हैं तो फिर भी आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो भी 26 ही आती है। तो सर यूं तो अगर 200 से 300 पे जाते हैं तब भी कॉस्ट सेम ही आएगी। बात ऐसा नहीं ना सेम आती मेरे भाई, यही तो बताना चाह रहे हैं कि जो कॉस्ट पर यूनिट है वो बाद दफा चेंज भी हो जाती है 300 से आगे। यानी फंक्शन अगर आपके थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं, नॉन लीनियर फंक्शन होते हैं, तो उनमें बेसिकली ये चीज़ ट्रू नहीं भी रहती। नॉन लीनियर फंक्शंस में बाद दफा ये चीज़ ट्रू नहीं रहती कि आपकी जो कॉस्ट है वो सेम नहीं रहेगी। ठीक है, उसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं आपके सामने। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो मतलब एक कैपेसिटी है प्लांट की वो 1000 की है, ठीक है, और आपके पास जो डिमांड है वो में भी 1100 की है, तो क्या होगा कि 1000 की सर ये 6700 है, वो तो 6900 आ रहा है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखा मैंने। 6900 आ रहा है। जी सर 6900 आ रहा है सर। और नीचे आंसर से 28 हो जाएगा सर। अच्छा 28 हो सर जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है 28। ये आपने मुझे बताया, मैंने आपके ऊपर ही लिखा है इसको, तो ये इसको मैं 9 कर देता हूँ 2900। और ये क्या बनेगा 28। 28। अब देखें नेक्स्ट 100 के लिए ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट, ये 28 आई है, विच इज डिफरेंट कि ये चेंज हो सकती है। यानी 0 से लेकर 100 तक आपकी कॉस्ट पर यूनिट 26 आ रही है और 100 से 200 तक वो 28 आ रही है। तो इस तरह से हो जाता है क्योंकि ये बेसिकली नॉन लीनियर फंक्शंस में है। तो नॉन लीनियर फंक्शंस में ये चीज़ हो सकती है, लीनियर फंक्शन में नहीं चीज़ होती है ऐसे। जो हमने चैप्टर नंबर 1 में चीज़ें पढ़ी है ना, उनमें आपकी अगर कॉस्ट की बात हो रही है तो वो 0 से चाहे आप 10 करोड़ यूनिट बना लें तो वो आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो सेम ही रहेगी, उसमें नहीं चेंज होगी। अच्छा, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। जो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था हमारे इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि रेट ऑफ चेंज यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बताना। तो आगे जो नेक्स्ट चीज़ है, टू डिफाइन द डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज। अच्छा, रेट ऑफ चेंज के तौर पे डेरिवेटिव्स को डिफाइन करना। तो डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन बिल्कुल ऑफ कोर्स हम उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं कि रेट ऑफ चेंज के तौर पे हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ पे आए तो ग्राफ में ये आपके पास ऑफ कोर्स एक x1 पॉइंट है और ये हम क्या देते हैं जी x2 पॉइंट है। बाज़ दफ़ा हम इसको ये भी कह देते हैं, ये
x है और ये डेल्टा x है, x1 प्लस डेल्टा x, यानी इस तरह से बाज बुक्स हैं उसको ऐसे लिख देती हैं, उस पर आपने परेशान नहीं होना, वो बेसिकली दूसरा पॉइंट ही होता है। यानी इसको x कहते हैं तो इसको x प्लस डेल्टा x कह देते हैं, ठीक है। ये जो गैप है ये डेल्टा x है आपके सामने, और ये फंक्शन f ऑफ x है, और इसको अब वो कह देते हैं x प्लस डेल्टा x, ठीक है। इस तरह भी हो जाता है। और अगर हम इसको ऐसे करते हैं, इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज लें, एवरेज रेट ऑफ चेंज मैंने अभी बताया क्या होता है कि अब ये जो फंक्शंस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो नीचे पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस, फंक्शन का डिफरेंस f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ये फंक्शंस का डिफरेंस आ गया, और नीचे x प्लस डेल्टा x माइनस x, ये x x से कैंसिल हुआ तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ डेल्टा x। डेल्टा x। अब ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है यहां तक। अब ये डेरिवेटिव कब बनेगा, ये डेरिवेटिव सिर्फ अगर आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, अगर आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, यानी डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। इसका मैं अभी मीनिंग बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, डेल्टा x बेसिकली ये गैप है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का गैप है। हम क्या और ये अब जब लिमिट अप्लाई कर दी तो यही चीज इससे डेरिवेटिव बन जाती है, और डेरिवेटिव को हम लिख देते हैं f डैश ऑफ x के साथ, f डैश ऑफ x। और इसका मीनिंग बेसिकली ये है कि हम बेसिकली अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, यानी हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इसको, इन दोनों को। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो गैप है ये मिनिमम, जितना हम मिनिमम करते जाएंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन दोनों की मिलेगी। मैं इसको बेसिकली थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं कि ताकि आपको समझ आए कि ये बेसिकली है क्या चीज। फॉर एग्जांपल आप फ्लोर के ऊपर हैं, यानी आप फर्श पे खड़े हैं। अब आपके अगर आप अपना स्टेप लें, ये आप मतलब मैं स्टेप बना रहा हूं एंड सो ऑन, ये यहां पे भी एक स्टेप है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां से इंफॉर्मेशन लेनी है इसकी, तो वो डिफिकल्ट होगी जरा ना, कि आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ कितने फासले पे हैं, ये कैसे हैं, यानी इस पॉइंट की इंफॉर्मेशन अगर आपने लेनी हो। लेकिन अगर आपने बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो आपके लिए रादर इजी होता है, यानी दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, यानी जितना आपके करीब पॉइंट होगा उतनी आपको ज्यादा वो बेहतर चीज पता चलेगी। यानी इस पॉइंट से लेके ये फॉर एग्जाम्पल x1 है, ये दूसरा x2 है, तो x2 के बारे में जो आपको पता चलेगा वो x3 के बारे में नहीं होगा। ठीक है, अगर आप x1 से x2 की इंफॉर्मेशन लेते हैं और 3 की लेते हैं
तो आप x2 की इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्यूरेटली ले सकते हैं रादर कि आप x3 की लें, या इस तरह से, या कोई आगे से xn की आप इंफॉर्मेशन लें। तो यही इसमें थोड़ा सा डेरिवेटिव में होता है कि आपने ये जो डेल्टा x है, अगर आपने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो इस डेल्टा x को आप अप्रोचेस टू जीरो करते हैं। डेल्टा x को अप्रोचेस टू जीरो करने का मतलब है कि आप ये अप्रोक्सीमेशन, जो फंक्शंस की अप्रोक्सीमेशंस हैं, इनको, ये जो गैप है, ये आप एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है इस एक्सरसाइज का, कि टू डिफाइन द डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज। जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर अटेंडेंस करवा। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमजा। लग गई अटेंडेंस। हाँ जी, अब थर्ड जो पॉइंट है, यूज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, ये डेफिनेशन बेसिकली ये है, इसकी डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको बताई है, ये वाली। इसको मैं दोबारा दूसरे पेज पे भी मैं कर देता हूं कि डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ये है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। और बाद बुक्स में इसको, वो भी मैं आपको बता देता हूं, बाद बुक्स में इसको एच से लिखते हैं। इसी डेफिनेशन को बाद बुक्स में एच के साथ लिखते हैं। ये डेल्टा है उसको एच के साथ लिखते हैं। एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये सिमिलर है, बाद बुक्स में इस तरह से यूज करते हैं, बाद बुक्स में इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है। अगर हमने कोई फंक्शन डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से करना हो तो हम ये फार्मूला जो है वो यूज करेंगे, इन दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि किस तरह से हम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करके डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अच्छा जी, ये डेरिवेटिव से रिलेटेड, हाँ जी, ये है, ये डेफिनेशन से रिलेटेड नहीं, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन जो है अभी आ जाता है, आपको करवा दूं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एच के साथ लिया, इस बुक में एच के साथ, वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव की एग्जांपल एक इधर है, इसको तो आप देख लेंगे, मैं आपको एक्सरसाइज में से करवा देता हूं ताकि आपको वहां से पता चल जाए कि ये किस तरह से हम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो यूज करेंगे। सर ये 1 मिनट पेज नंबर दिखाइएगा प्लीज। मैं अभी आपको पेज नंबर बताता हूँ। ये एक्सरसाइज 9.3 है और ये पेज नंबर इसका 621 है, 621। ओके सर। अच्छा, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये इसमें हम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। f of x is equal to 2x square minus x. Use the definition of derivative and the procedure in example in this section to verify that f dash of x is equal to 4x minus 1. यानी definition of derivative use करके आपने ये चीज बतानी है। और
क्या जो आपके पास 10 है उसमें भी यही चीज हो रही है। अब 9 को आप करके टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका बुक के पीछे आंसर है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करके बताता हूं। 9 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर, तो 9 माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वेयर, ये आपके पास फंक्शन है। सर ये nx n minus 1 की जगह भी तो हो सकता है। जी क्या हो सकता है? nx n minus 1 की जगह भी हो सकता है सर ये। -1 के जरिए भी हो सकता है 10। ऐसा तो नहीं है nx n minus 1 वाला। इस समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। सर भाई कह रहे हैं कि पावर x माइनस 1 जो उससे रहती है x की पावर n माइनस 1, ये उस तरह भी हो सकता है सर, ये भाई ये हाँ पूछ रहे हैं। वो उस तरह भी हो सकता है, लेकिन अभी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम करना चाह रहे हैं ना इसको, वो भी अभी पावर रूल है, वो बाद में बताता हूं आप। तो ये फंक्शन है आपके पास f ऑफ x। तो हमें अगर हम फार्मूला देखें इधर, इसकी डेफिनेशन देखें तो ये हमारे पास x प्लस h, जो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है वो f ऑफ x डिवाइडेड बाय h लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है। अब डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो ये f ऑफ x है, ये है ऑलरेडी हमारे पास f ऑफ x। ये f ऑफ x प्लस h नहीं है, ये वाला ये नहीं है, तो हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि f ऑफ x प्लस h चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां हम x प्लस h से उसको रिप्लेस कर देंगे। x प्लस h से मैंने रिप्लेस कर दिया, जहां पे भी x है वो x प्लस h से रिप्लेस कर दिया, ये चीज। और इसमें जो सेकंड स्टेप आपने करना होगा कि इन दोनों का डिफरेंस ले लें। ये देखें डेफिनेशन डेरिवेटिव में क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस है, हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। यानी मैं डायरेक्ट अब डिफरेंस ही ले रहा हूं ताकि, क्योंकि वो तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी इधर। डिफरेंस ऑफ 9 1 बाय 2 x प्लस h होल स्क्वेयर माइनस 9 1 बाय 2 x स्क्वेयर। तो ये मेरे पास बन गया f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय, अब ये h है तो हम भी h से डिवाइड कर देंगे, और साथ लिमिट है तो हम साथ लिमिट भी लिख देंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं, ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव तकरीबन हमने कर दी हुई है कि f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है कि जो जो आपको नजर आ रही है वो आप इसकी करेंगे। अब 9 माइनस 1 बाय 2 और ये x प्लस h का होल स्क्वेयर है, तो ये बनेगा x स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर प्लस 2xh माइनस 9 प्लस 1 बाय 2 1 बाय 2 x स्क्वेयर, और डिवाइडेड बाय दिस होल फंक्शन इज डिवाइडेड बाय h, और इधर लिमिट भी आप साथ ही लिख देंगे h अप्रोचेस टू 0।
अच्छा, अब ये -1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 x स्क्वायर माइनस 1/2 h स्क्वायर माइनस x h, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हुआ, माइनस प्लस 1/2 x स्क्वायर। अब ये माइनस और ये प्लस 1/2 x स्क्वायर ये कैंसिल होगा, +9 और -9 कैंसिल होगा, ये डिवाइडेड बाई h भी है और लिमिट भी है साथ, ये चीज याद रखिएगा। लिमिट h अप्रोचेस 0। अब ये जो चीज हमारे पास बची वो ये -1/2 h स्क्वायर माइनस x h डिवाइडेड बाय h है। तो अब ये हम h कॉमन लेंगे न्यूमिनेटर से h कॉमन लिया तो ये मेरे पास आया -1/2 h माइनस x डिवाइडेड बाय h, और लिमिट इधर रहेगी आपकी h अप्रोचेस टू 0। अच्छा, अब इसकी फाइनल सिंप्लीफिकेशन होने लगी है कि ये h और ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास ये 1/2 h माइनस x। तो जब लिमिट अप्लाई होगी h के ऊपर, फाइनली जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये h वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट अप्रोचेस टू 0 है। ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और आपके पास सिंपली जो चीज बचेगी वो -x आएगी। तो ये इसका बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव है। तो बहुत ही सिंपल है। तो इंशाल्लाह आप आज की क्लास खत्म हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अटेंडेंस होती है। हाँ जी, अटेंडेंस हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम इसको फर्दर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग को ख़त्म कर